नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। हूं आपके साथ विशाल पंडित। आज हम बात करेंगे वोटर का फैसला तय, किसकी विजय। आज दिल्ली में मतदान हुआ, लेकिन बहुतों की नजर अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर भी रही। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार 65% मतदान हुआ। 2022 की तुलना में इस बार रिकॉर्ड टूट चुका है। सपा को 2022 में अयोध्या जिले में यहां एकमात्र जीत हासिल हुई थी। कयास लगाया जा रहा है कि इस बार लड़ाई काफी दिलचस्प रहने वाली है। लोकसभा चुनाव में भाजपा के हाथों से अयोध्या जैसी महत्वपूर्ण सीट छीनने वाले अवधेश प्रसाद, जो 2022 में मिल्कीपुर से विजयी थे, लेकिन सांसद बनने के बाद यह सीट खाली हो गई थी। अब इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है, जो प्रदेश की राजनीति में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मिल्कीपुर उपचुनाव में सपा और भाजपा दोनों ही पार्टियां अपना पूरा जोर लगाए हुए हैं। बीजेपी ने इस बार मंत्रियों की पूरी फौज उतार दी है। ये बात अयोध्या के मिल्कीपुर की हो गई। अब जरा दिल्ली विधानसभा चुनाव की वोटिंग खत्म हो गई और दिल्ली चुनाव में 57.70% वोटिंग हुई। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों के लिए एक ही चरण में वोटिंग हुई है। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चला। हालांकि 6 बजे से पहले जो मतदाता केंद्र पहुंच गए थे, उन्हें वोट डालने को मिला। निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार शाम 5 बजे तक 57.70% वोटरों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। दिल्ली विधानसभा चुनाव में सबसे अधिक मतदान उत्तर पूर्वी जिले में हुआ। यहाँ 63.83% वोटिंग हुई, जबकि सबसे कम मतदान नई दिल्ली हुआ। यहाँ पर 54.37% ही मतदान हुआ है। अन्य निर्वाचन क्षेत्रों में मुस्तफाबाद में सबसे अधिक 66.68% मतदान हुआ, जबकि करोल बाग में सबसे कम 47.40% मतदान दर्ज किया गया। निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार शहदरा में 61 शहदरा के आंकड़ों के अनुसार 61.35% हुआ। दक्षिण पश्चिमी दिल्ली में 58.86%, उत्तर पश्चिम में दिल्ली में 58.05%, उत्तरी दिल्ली में 57.24% मतदान हुआ है। खैर, अब मतदान हो गए हैं। मतदान होने के बाद की जो प्रक्रिया है, जिसको हरियाणा चुनाव में हम सब उन लोगों ने सिरे से खारिज किया। मैं उसके पक्ष में भी नहीं हूं और विपक्ष में भी नहीं, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब चैनल ये चलाते हैं कि 10 एग्जिट पोल आ चुके हैं और 8 में फला पार्टी की सरकार बन रही है। ऐसे ही कुछ एग्जिट पोल और चुनाव में भी आए, ऐसे ही एग्जिट पोल महाराष्ट्र में भी देखने को मिले, उलट नतीजे दिखे। लेकिन इसी पर चर्चा करेंगे कि भाई जनता का मन एक दिन में, 2 दिन में, या ठीक 9 घंटे में कैसे भाप लेते हैं, 10 घंटे में कैसे भाप लेते हैं। महेंद्र सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े। राघवेंद्र सिंह राजू जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। महेंद्र सिंह जी के पास चलेंगे। महेंद्र जी, एग्जिट पोल, पोस्ट पोल, ये सब चीज़ें रहती हैं, मूल मुद्दों पे इनसे कोई मतलब नहीं होता। इनका सिर्फ यह है कि एक नंबर दिखाना है। कुछ लोग पहले भी दिखाते, पोस्ट पोल दिखाते हैं कि भाई देखिए ये अनुमान है। अभी मैं सारे चैनल देख रहा हूँ, उन पर सिर्फ ये बात हो रही है कि कौन से जगह किसको कितने वोट मिले। कई जगह तो सिटिंग सीएम को हरा दिया, कहीं पर किसी को हरा दिया, जिता दिया। ये सब अपने हिसाब से चल रहा है। एग्जिट पोल हरियाणा में भी हम लोगों ने देखा, उसके उलट नतीजे आए और उसके बाद कोई बोल नहीं पाया था। कई लोगों ने एग्जिट पोल में कहा कि भाई देखिए हम भी यही कह रहे थे, लेकिन नतीजे अलग आए। उससे ये साबित होता है कि जनता के मन में क्या है वो किसी को नहीं बताती है। और दिल्ली मिल्कीपुर में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, मुझे लगता है। जी बिल्कुल। दरअसल ये स्टडी जैसी करनी चाहिए वैसी करते नहीं है लोग। ये सब रिसर्च बेस्ड स्टडीज होती हैं, इनके सैंपल और किस तरीके से
किन लोगों से बात करनी है, कब बात करनी है, इसका पूरा एक मैकेनिज्म है, उसकी पूरी एक साइंस है। लेकिन जिस तरीके से अब सर्वे होते हैं, वो ऑथेंटिक इसीलिए नहीं होते हैं क्योंकि उनके जब रिजल्ट आते हैं तो वो बहुत जमीन आसमान का अंतर रहता है। तमाम चुनावों का जैसा आपने जिक्र किया, क्यों सटीक नहीं बैठ पाते। व्यक्ति, वो भी एक रहता है उसमें कि बहुत सारे लोग सच नहीं बताते हैं, तो उसको उस सैंपल साइज में वो जो रिजल्ट्स आते हैं उसमें उसको माइनस करना होता है, बहुत सारी प्रक्रिया होती है, तब जाकर के एक अच्छा सैंपल निकलता है और उसके आधार पर कुछ कहा जाता है। लेकिन आजकल जो जिस तरीके से मुंह देखी वाली बात चलती है कि भाई किसको खुश करना है उसी के हिसाब से सर्वे, एग्जिट पोल और वो सारे रिजल्ट कर दो, अकाउंटेबिलिटी तो कुछ होती नहीं है इसके पीछे। कंपनियों का भी कोई प्रोफाइल बचाने की वो भी जद्दोजहद अब नहीं करते हैं, क्योंकि सब करने के लिए पैसे मिलते हैं। अब सारे के सारे एग्जिट पोल स्पॉन्सर टाइप होते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि कंपनियों का अपना पैसा लगा और उसके बाद वो अगर गलत होगा तो क्रेडिबिलिटी पे फर्क पड़ेगा या कुछ। वो करने से पहले ही बिक जाता है, टेलीविजन चैनल हो, मीडिया हाउसेज हो या और तमाम जगहों से स्पॉन्सरशिप्स मिल जाती हैं। तो अब बस ठीक है, एक मतलब बहुत सारे लोग तो फील्ड में भी नहीं जाते हैं, लैपटॉप पर भी बन जाता है एग्जिट पोल। अभी का आपको तो मैं अभी यूं ही बता देता हूँ, सारा ऐसे ही बस इतना ही तो दिखाना है कि कितनी सीटें किसकी आ रही, कितनी सीटें किसकी आ रही। 10 नाम ऐसे ले लूंगा जी, वहां से वो सीट जीत रहे हैं, वहां से वो सीट जीत रहे हैं, जीत गया मैं। मेरा देखिए प्रोबेबिलिटी का गेम है ये। आप किसी भी चीज में 50% जीत और 50% हार, ये तो यूनिवर्सल रूल है कहीं भी। तो वो अब बहुत सब चालाक लोग हो गए हैं। तो उस तरीके से फील्ड में, जो फील्ड में उतर के जो वहां जाके और एक जो सैंपलिंग करने की जरूरत होती है कि किस तरीके से हमें किन लोगों से बात करनी, कैसे बात करनी, उस सैंपल बैलेंस होना चाहिए, वो नहीं करते हैं लोग। तो तब अगर ऐसा करेंगे तो रिजल्ट सही आएंगे, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये सैंपलिंग है, ये मतलब साइंटिफिक होता है। लेकिन करता कौन है, सवाल इस बात को लेकर के है। अब 10 तो मैं सर्वे देख चुका हूं, 10 में से 8 ने बीजेपी की सरकार बना दी है, 2 ने आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई है। और इसी तरीके से 2 सट्टा बाजार भी अपनी रिपोर्ट जारी कर रहे हैं, जिसमें कि दिल्ली का है और गुजरात का है। तो वो आम आदमी पार्टी की सरकार बना रहे हैं। तो अब किसकी सरकार बनेगी, किसकी सरकार नहीं बनेगी, ये अभी कह पाना बड़ा मुश्किल है। इंतजार ही करना होगा विशाल जी, और तो कुछ अब कहा नहीं मैं जा मैं सकता है आपको इसमें। बताऊं, मैं तो अभी देख रहा था, मैं एमपी चुनाव में मध्य प्रदेश में था, और मैं वहाँ देख रहा था ना, जब मैं भी किसी एक टीम के साथ जुड़ा था, एक माननी के लिए काम कर रहे थे हम लोग। तो मेरा क्या था कि वो बालाघाट जा था, तो वहाँ पर थोड़ा नक्सलाइड और ये सब चीज़ें बहुत हैं वहाँ पर। तो वहाँ पे मैं जाऊँ, लोगों से पूछूं, कैसे, मैं सुबह पूछ के आ रहा हूँ उस गांव में, भाई किसको वोट दोगे, उसने कहा इस पार्टी को। आज शाम को ऐसे ही टहलने चले गए कि क्या लग रहा है चुनाव में, कहते भाई साहब वो जीत रहे हैं। मैंने कहा सुबह तो आप ये कह रहे थे। अरे क्या, तो कैमरे के सामने कह रहे थे, और बिल्कुल रिजल्ट भी विशाल, उसके उलट आए वहां ये पर। ऐसा होता है, ये आप बिल्कुल लोग ठीक कह नहीं रहे हैं। चाहते ना कि यार हम कुछ बोल दें और फालतू में चीज़ें बहुत उलट हो जाए, हमें दिक्कत हो जाए। इसीलिए मैं जरा राघवेंद्र जी का रुख करूंगा। राघवेंद्र जी, मिल्कीपुर का भी जरा अपडेट बताइए, मिल्कीपुर पे क्या है। तो सांसद जी बड़ा अपडेट थे वहाँ पे, एक एक चीज़ के लिए साहब फ़ोन। कई जगह मैंने देखा अजीत प्रसाद खुद ही गाड़ी और मीडिया कर्मी लेके आदमियों को ट्रेस कर रहे हैं। बड़ा फिल्मी अंदाज में चुनाव हुआ है आपकी मिल्कीपुर का उपचुनाव। विशाल जी, 3,70,829 मतदाता हैं मिल्कीपुर में। और निश्चित तौर पर ये अलग अलग समाज और अलग अलग वर्ग से लोग हैं। पासी समाज में करीब 70,000 मतदाता हैं और यादव समाज में भी 65,000 करीब मतदाता हैं, मुस्लिम मतदाताओं में। लेकिन आज जो सवेरे से आप देख रहे हैं, ब्राह्मण समाज का भी 75,000 मतदाता वहां पर है और क्षत्रिय समाज का भी लगभग 30,000 मतदाता है। तो मिल्कीपुर विधानसभा में करीब 414 बूथ हैं। अब सैंपल जो आ रहे थे वो जिस तरीके से मीडिया में दिखाई दे रहा था और जिस तरीके से अखिलेश जी ने एक्सपोज पर डाला, कई ऑडियो वीडियो वायरल हुए, तो मुझे लगता है उपचुनाव में जो संदेश मीडिया से निकल करके आ रहा है वो कहीं ना कहीं, जो अभी हमारे महेंद्र सिंह जी भी बात कर रहे थे, पक्ष और विपक्ष उन्हें तो कुछ ना कुछ दिखाना है।
लेकिन मैं जो मान के चलता हूं कि जो मीडिया मैनेजमेंट जो सिस्टम है वो सत्तारूढ़ पार्टी के साथ रहता है। मीडिया मैनेजमेंट के हिसाब से अगर माना जाए तो मैं समझता हूं कि वहां पर जो बूथों की रिपोर्ट आ रही है और अभी तक जो आंकड़ा आप दे रहे थे कि 65% कुछ 5 बजे तक का वहां मतदान हुआ है, और हो सकता है अभी फाइनल कब आ जाए, क्योंकि निर्वाचन आयोग में आपने देखा होगा कि पहले भी जब लोकसभा चुनाव हुआ है अलग अलग पोल्स अलग अलग चरणों में हुए हैं, तो उनमें कहीं काउंटिंग में फिर 1-2-3% मार्जिन बढ़ जाता है, घट जाता है। तो अभी 1-2% मार्जिन घटना और बढ़ना ये बड़ी वो चुनौती की बात है। लेकिन ये निश्चित तौर पर है, जिस तरीके से अभी आप चर्चा दिल्ली विधानसभा की भी कर रहे थे और वहां पर आपने देखा कि 3 एग्जैक्ट पोल दिखा रहे हैं कि भाई आपकी सरकार वहां आ रही है, और 7-8 एग्जैक्ट पोल जो अलग अलग हैं। ये बहुत सारे एग्जैक्ट पोल का तो मैं पहली बार देख रहा हूँ, इनके नाम में पहली बार अरे अब तो मीडिया कई के नाम सामने बदल के आ लोगों गए के हैं, बीच आया कुछ है। इतने एग्जिट पोल उनके गलत हुए आप हैं ना। बदल करके आ गए, हाँ और तमाम जो सर्वे एजेंसी भी लगी रहती है। लेकिन ये सच है कि दुनिया और देश ने यह जरूर देखा है कि कुर्सी पाने अवसरवादिता की राजनीति में सवेरे विधायक किसी पार्टी में शाम को किसी दल में चला जाता है, तो कुर्सी पाने और चोला के रंग बदलने के इस संघर्ष में अब मतपेटियों में भाग बंद हो गया है। 8 तारीख को जब मतदान खुलेगा, और आपने देखा कि आज बड़ा हिंदुत्व कार्ड पे भी तमाम चर्चाएं लोगों की आई, बहुत सारे लोगों का फोन हमें भी आया कि माननीय भारत के प्रधानमंत्री जी देखिए त्रिवेणी गंगा यमुना सरस्वती वो इस तरीके से आध्यात्मिक उसमें आज पहुंचे हुए हैं। तो ये एक ऐसा पल है कि जिससे हिंदुत्व कार्ड में है। लेकिन ये निश्चित तौर पर है कि पिछले जो एपिसोड अगर आप देखेंगे 2013-2020 तक के चुनाव के दिल्ली के हों, और जो आप मिल्कीपुर के भी देखेंगे, इसमें भी बहुत सारे जो परिणाम पुराने उठा करके देखेंगे, उसमें निश्चित तौर पर अब किस तरह वोटिंग हुई है, किस तरीके से मतदाताओं को प्रभावित किया गया है। लेकिन ये निश्चित तौर पर है कि सरकार की पूरी मशीनरी और स्वयं मुख्यमंत्री जी ने बहुत मिल्कीपुर पर फोकस किया, क्योंकि बहुत आध्यात्मिक क्षेत्र में वो सीट है। प्रभु श्री राम में सबकी आस्था है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो सत्ता में आई भी तो प्रभु श्री राम का नाम लेकर के ही बार बार सरकार सत्ता में आई भी, तो ये उनके लिए बहुत अहम सीट भी है। अब ये मतदाताओं के ऊपर है, और जिस तरीके से अभी पक्ष और विपक्ष दोनों तरीके से प्रतिक्रियाएं आ रही जी। हैं। अखिलेश जी जो एक्सपोस्ट पर लिख रहे हैं उसमें मुझे ये लग रहा है कि कुछ ना कुछ चौंकाने वाले परिणाम हो सकते हैं, और जो मीडिया हब है, बहुत बड़ा जो मीडिया हब है, उसके हिसाब से देखा जाए तो सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ पक्ष में कुछ जाता हुआ रुझान मिल्कीपुर का नजर आ। चलिए, मैं जब मनीष जी के पास चलूंगा। मनीष जी, मुझे जितना भरोसा है कि आप एग्जिट पोल पे उतना ही भरोसा करते हो जितना उन कहावतों पे है कि दूध से हम पानी अलग कर देते हैं, और पानी और जादू हम लोग देखते थे कि ये उंगली इधर हो गई उंगली उधर हो गई। जितना मुझे भरोसा है कि आप इतना ही भरोसा करते होंगे एग्जिट पोल पर। सुबह से हम लोग वोटिंग को, अगर हम मिल्कीपुर भी देखें, दिल्ली भी देखें, दिल्ली में वोटिंग जब होती थी तो बात होती थी, मैंने पिछला चुनाव भी देखा, इस तरीके से कार्ड नहीं खेले जाते थे। इस बार मैंने देखा AIMIM के लोगों ने, के जो कार्यकर्ता थे वो कार्ड खेल रहे थे कि भाई अभी नहीं तो कभी नहीं। देखिए आम आदमी पार्टी ने ये कर दिया। बुरखे को लेकर बवाल जो पूरे देश में चलता है वो होता दिखा। मिल्कीपुर में कहा गया कि भाई DM SP फर्जी वोटिंग करा रहे हैं। यहाँ पर जो पीठासीन अधिकारी, ये तो इस बार जो चुनाव है, जैसे साउथ की पिक्चरें मैं बहुत देखता हूँ, तो उनमें मैं देखता हूँ कि जब वहाँ कोई बाहुबली या कोई एक बहुत अच्छा कोई पॉजिटिव रोल वाला आदमी चुनाव लड़ रहा, तो ऐसी चीज़ देखने को मिलती है। कहीं पे उसको गाड़ी ट्रेस कर रही है हीरो की तरह अजीत प्रसाद की, कहीं पर सौरभ भारद्वाज जा रहे हैं दिल्ली में कि बैरिकेटिंग कैसे लगा दी, हटाइए आप वोटर को डरा रहे हैं। तो बड़ा मुझे लगता है कि जो सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक जो जहाँ जहाँ पर चुनाव था और उपचुनाव था, वहाँ की जनता ने एंजॉय किया उसको खूब, कि भाई हमारे नेता सड़क पर आज आ तो गए हैं, कम से कम यहीं दर्शन दे रहे हैं। सड़क नहीं बनी तो नहीं बनी, गंदगी है तो है, लेकिन आज नेता सब हमें सड़क पर दिख रहा है। नहीं, देखिए इस पे तो एक तो ये समझना है कि अभी चुनाव आयोग की जो इस दौर में थोड़ी भूमिका है, और जिस तरह उसके ऊपर एक आरोप चस्पा हो रहा है लंबे समय से कि सत्ता की मदद करने की उसकी कोशिश हमेशा रहती है, तो मैं ये देख रहा हूं कि आमतौर पे मिल्कीपुर में भी आप देखेंगे कि विपक्ष ज्यादा सचेत है, ज्यादा सुरक्षा बोध में भी है, और चुनाव आयोग को लेकर के, उसके रवैये को लेकर के, सरकार का जो पुलिस तंत्र को और नौकरशाही को जो उसका इस्तेमाल करने का जो रवैया है,
तो उसको लेकर के आप देखेंगे कि दिल्ली में भी बहुत बेचैनी है, अरविंद केजरीवाल की पार्टी में भी, और यूपी में भी आप देखेंगे कि सपा समाजवादी पार्टी के खुद जो सांसद हैं वहां पे, उन्होंने जिस तरह का आज पूरा वो लिया है रोल, तो वो एक सरकार का जो रवैया है और सरकार के साथ चुनाव आयोग पे भी जो आरोप है, इसी का एक ये कह लीजिए कि प्रदर्शन है, जिसके चलते इस बार सड़क पे दिख रहे हैं लोग, विपक्ष के बड़े नेता सड़क पे इसलिए दिख रहे हैं कि अपने कार्यकर्ताओं को भी सड़क पे रखना चाहते हैं, सचेत करना चाहते हैं और उनको उस दिशा में वो करना चाहते हैं। तो एक तो इसको हमको लगता है इसको ये आपात स्थिति थोड़ी है, बन गई है, उसके रूप में इसको देखना चाहिए। दूसरी बात मैं कह रहा था कि देखिए दिल्ली का जो चुनाव है उसको ये समझना चाहिए कि 2024 के बाद आमतौर पे देखिए संविधान का सवाल, सामाजिक न्याय का सवाल, वो बड़ा सवाल बना। तो एक तो दिल्ली में भी जो सेकुलर और सामाजिक न्याय की फोर्सेज हैं वो थोड़ा एक उस तरह का पक्ष और विपक्ष चाहती हैं, तो इसलिए भी इसको समझना है। दूसरा, अरविंद केजरीवाल जी के लिए 10 साल का एक सत्ता के खिलाफ जो एक वो बनता है, 10 साल सत्ता में रहने के चलते, उसका भी एक आप देखेंगे कि असर है। तीसरा, आप देखेंगे कि जो फ्रीबीज जिसको आप बोलते रहते हैं, तो उस मामले में थोड़ा जनता कंफ्यूज हो गई है, क्योंकि पक्ष भी विपक्ष भी त्रिपक्ष भी सारे लोग उसको लेके आ गए हैं, तो वहां भी एक कंफ्यूजन है। तो अरविंद जी के लिए वहां ये बहुत आसान नहीं है इस बार का चुनाव। एक तो सेकुलरिज्म का सवाल, सामाजिक न्याय का सवाल मुद्दा बना है, दिल्ली में भी, देश में बना है तो दिल्ली में बनेगा। इसीलिए आप देखेंगे कि एग्जिट पोल जो दिखा रहा है कांग्रेस को 9% दिखा रहा है, तो उसके तो अगर 9% दिखा रहा है तो 100% का परिवर्तन है उनके लिए, 4 से लेकर के 9 चले गए हैं। तो और 10 साल का जो आप देखेंगे कि सत्ता के खिलाफ जो एक बनता है। और तीसरा, वहां वो बहुत अलग नहीं दिखते हैं जब वो योजनाएं जो लाते हैं, वहां बीजेपी भी ला रही है, वहां कांग्रेस भी ला रही है, इसलिए टफ चुनाव हो गया है दिल्ली में। ये जो दिखा रहा है दिल्ली में, वो इसको इस रूप में ही देखना चाहिए कि ये चुनाव वो 2020 का चुनाव नहीं है, 2015 का चुनाव नहीं है, 2025 का चुनाव है, जहां कोई बहुत कोई कोई एक दल कोई बहुत एक्सट्रीम में चला जाए, इस तरह की स्थिति नहीं। इसलिए हमको लगता है कि ये चुनाव एग्जिट पोल जो दिखा रहा है वो माने एग्जिट पोल एज दिखा रहा है बीजेपी को, ज्यादातर एग्जिट पोल जो एज दिखा रहा है वो बीजेपी को दिखा रहा है। लेकिन हम इसको ऐसे सोचते हैं कि एज जो है अरविंद केजरीवाल को है, लेकिन सारे लोग रेस करते हुए, बीजेपी रेस करती हुई है वहां पे। टफ चुनाव है अरविंद केजरीवाल के लिए, लेकिन अपर हैंड केजरीवाल साहब का है। उसी तरह आप मिल्कीपुर का चुनाव भी आप देखेंगे कि मिल्कीपुर का चुनाव भी देखिए, आमतौर पर यह मान लिया जाता है कि जो उपचुनाव होता है वो उपचुनाव सत्ता की तरफ झुका रहता है। अभी आपने देखा होगा पिछले दौर में मिल्कीपुर का नहीं हो पाया था, और जो उपचुनाव हुआ था और जिस तरह का नंगा नाच शासन का, पुलिस का, नौकरशाही का जो रवैया था, उसको आपने देखा होगा। इस बार इससे तो छूट मिली है, इससे तो छूट मिली, आरोप प्रत्यारोप लगे, लेकिन जिस तरीके से जो 8-9 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, उनकी जो अपडेट थे उसके हिसाब से तो बहुत अच्छा चुनाव हुआ यूपी में। नहीं, वो चुनाव फेयर नहीं हुआ चुनाव, इसको हमको लगता है कि इसको हम लोग को देखना चाहिए, समझना चाहिए। बल्कि सबसे ज्यादा मतलब अभी तक के दौर में ऐसा नहीं होता था, जो खास सत्ताधारी पार्टी के जो वोटर हुआ करते थे वो दूसरे वोटर को चुनाव वोट करने से रोका करते थे, बूथ कैप्चरिंग कर लिया करते थे, या मशीन में दबा दिया करते थे। ये पहली बार थोड़ा हुआ पिछले उपचुनाव में कि पुलिस उसमें रोक रही थी, नौकरशाही उसमें बाधा बन रही थी। ये थोड़ा अलग था, इसको भी हम लोगों को थोड़ा समझना चाहिए। और ये उपचुनाव भी अगर फ्री एंड फेयर हुआ तो इसमें 2 पॉइंट है, इसको हम लोग को समझना चाहिए। कि एक तो ये है कि मिल्कीपुर में वो जो दलित लड़की वाला जो सवाल है, जिसके साथ हत्या हुई, रेप हुई, वो बड़ा इशू अंतिम आवर में बना। दूसरा, जो कुंभ का फेल्योर है, जिसमें पिछली बार में अयोध्या में बीजेपी को बहुत संकट में पड़ी थी, अयोध्या हार गई थी बीजेपी पिछले दौर में। राम मंदिर को की जगह वो इस बार योगी जी ने कोशिश की थी कि कुंभ को सेंट्रल पॉइंट बना दिया जाए, लेकिन कुंभ में उनके लिए उल्टा दाव पड़ गया। वो जो वहां जो मिसमैनेजमेंट हुआ और अभी तक वो लापता लोगों की खबर नहीं दे पा रहे हैं, 17 घंटों तक उन्होंने स्वीकार नहीं किया कि वहां कोई घटना हुई है, कोई शोक नहीं व्यक्त किया, तो कुंभ उनके लिए और उल्टा पड़ गया। तो मिल्कीपुर चुनाव अगर फेयर चुनाव हो तो बीजेपी बहुत संकट में है, वहां एज सपा के लिए है। और इसलिए हमको लगता है कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश के चुनाव अलग अलग हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल फंसे हुए हैं लेकिन एज लिए हुए हैं। उत्तर प्रदेश में
समाजवादी पार्टी जो है अपर लिए हुए है और एज लिए हुए है। अगर कोई बहुत संकट नहीं आया तो मिल्कीपुर चुनाव सपा के पक्ष में जा सकता है, बीजेपी पीछा करती हुई। चलिए मैं जरा अजय शुक्ला जी का रुख करूंगा। सर, आप कैसे देखते हैं दोनों जगह के चुनाव को? बीजेपी को अधिकतर सबने अब तो बता दिया, अब ये तो 8 तारीख को ही पता चलेगा, 3 दिन और हैं, कि कितने एग्जिट पोल नाम बदल के नहीं आएंगे। वो अपने ही नाम से अगला एग्जिट पोल करेंगे बिहार चुनाव का और वहाँ पर सटीक आकलन करेंगे। मैं किसी एग्जिट पोल, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है आप कैसे देख रहे हैं यूपी और दिल्ली की? यूपी की एक सीट पर उपचुनाव है मिल्कीपुर, लेकिन नज़र सबकी थी, पूरी हॉट सीट बनी रही। और वैसे दिल्ली की, अगर हम नई दिल्ली की सीट की बात करें, पटपड़गंज की बात करें, तमाम सीटें जहाँ पर भी जो बड़े चेहरे थे लड़ रहे थे, उन पर भी लोगों को ये था कि ये हार जाएंगे, वो हार जाएंगे। अब चल रहा है हर जगह। आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं मनीष को मैंने सुना तो मैं मनीष से सहमत होते हुए आगे यही कहूंगा कि निश्चित रूप से ये चुनाव जिस तरीके से लड़ा गया है उसमें 2 चीजें देखने को पिछले चुनाव के दौरान जो आई हैं सामने, वो आई हैं कि सरकारी मशीनरी इस चीज का कर रही है। मिल्कीपुर में जैसे आया, वहां का एसएचओ धमका करके और कह रहा है कि किस तरीके से जो वीडियो वो वायरल हुआ हाँ, है, 150 गाड़ी लेके तुमने भेजे हो, है ना? हाँ, इसके अलावा इसी तरीके से कि एसडीएम खुद फर्जी वोट डलवा रहा था, और ये जो जो बातें आई हैं सामने। इसके अलावा कुछ पहले क्या होता था, पता चला कि सपा का कोई गया, उसने कब्जा कर लिया और वहां पर बूथ में डाल दिए, या भाजपा का गया या कांग्रेस का गया या बसपा का गया, जो भी ऐसे आरोप लगते थे। लेकिन अब सरकारी अफसर वो काम कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा खतरा है। जो राहुल गांधी ने एक बात कही थी वो इससे प्रूव होती है कि इंडियन स्टेट जो है अब उससे भी लड़ना है, अकेले इससे बात नहीं बनेगी। तो सच्चाई है, अब इंडियन स्टेट से लड़ना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी चीज, आप यही चीज कमोबेश दिल्ली में देखिए। दिल्ली में आया कि वोटर उसमें लिस्ट में गड़बड़ की जा रही है, वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं और सारी चीजें और सब चीजें। राहुल गांधी ने कल संसद के अंदर जब बताया था, बोला था परसों, तो उन्होंने ये बात बोली कि किस तरीके से 5 साल में जितने वो नहीं हुए, उतने मतदाता सिर्फ, जितना पूरा हिमाचल का मतदाता है उतने सिर्फ 5 महीने में बन गए, और 5 महीने में ही नहीं बन गए, एक ही बिल्डिंग में कई लाख हो गए। तो ये एक बड़ी चीज है अपने आप में कि अब इस तरह के जब खेल होने लगे और चुनाव आयोग, अजय जी, मेरे परिवार से भी कई लोग चुनाव लड़े, तो एक बार अभी इस बार मैं भी थोड़ा एक्टिव हो गया चुनाव में, तो बहुत तो मैंने एक चीज़ देखी कि एक पते पर मेरे मित्र की बिल्डिंग थी, तो मैंने देखा भाई यहाँ तुम्हारे यहाँ 7 लोग रहते हैं, 57 वोट बने हैं। तो उनका कौन कौन वोटर है, जब मैंने नाम बताया तो कह रहे मैंने तो आज तक नहीं देखा। मैंने तो फिर खैर उन्होंने एफआईआर की, लेकिन हुआ कुछ नहीं, वो चुनाव के बाद का प्रोसेस था। लेकिन एक बिल्डिंग पर 57 वोट, तो मैंने खुद मिल के, जो आपकी बात है ना लाखों वोट, तो जब घर के 7 लोग हैं उनको पता ही नहीं है, तो कितना बड़ा ये स्कैम है, इसको भी सबको देखना चाहिए। क्योंकि ये सिर्फ पार्टियां कहती है नहीं, ये हमारे आपका भी, क्या हमारे आपके घर पे किसका वोट है ये जानने का हमें अधिकार है। आप सब बने रहिए हमारे साथ, यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको सीधा अजय शुक्ला जी के पास चलते हैं। अजय शुक्ला जी अपनी बात को पूरा करें। अभी हम डिबेट के बाद बात करते हैं, आपसे 9 बजे फ्री हो जाएंगे, चैनल पर है। अजय जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल आ रही है जी। मैं एक बस बात खत्म कर रहा हूं कि मैं अभी हाल के ही चुनाव का एक बात बताता हूं। मेरा वोट जो है लखनऊ में है, क्योंकि मेरा घर लखनऊ में है, तो हम अपना वोट डालने के लिए गए, और मैं 3 भाई हूं और तीनों की वाइफ, ये 6 लोग मतदाता हैं। मेरी माँ थी और मेरे पिताजी हैं। तो माँ मेरी 2020 में इस दुनिया से जा चुकी हैं, तो उनका वोट जब आए थे तो हमने उसमें दिया था कि वो जा चुकी हैं इस दुनिया। बहरहाल हम लोग वोट डालने गए, और वोट डालने गए तो उसमें
3 लोगों के वोट ही नहीं मिल रहे थे, तो अब हम कहाँ चले गए वोट। बहरहाल बहुत इधर उधर खोजा, चूंकि हमने किसी सीनियर को कॉल किया तो उसने फिर कहा, तो फिर थोड़ी देर बाद बताया उसने कि गलती से उन 3 लोगों के दूसरे बूथ पे कर दिए गए। अब आप एक चीज समझिए भाई, जब एक घर के हैं, एक ही बूथ पे होगा 3, अब यदि सचमुच यदि मेरा वहां तक नहीं होता परिचय तो शायद मुझे नहीं चलता और मैं वोट नहीं डाल पाता। चलिए, बहरहाल सबने जब, तो हमने देखा कि मां का भी वोट था, तो जब हमने वहां पूछा तो पता चला मां का वोट पड़ चुका था मेरी। मतलब ये इसी लोकसभा चुनाव की बात बता रहा हूं। अब इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह से क्या चीजें होती हैं। तो ये खेल जब हो रहे हो तो निश्चित रूप से दुखद है। देखिए, हम गड़बड़ी करें, आप गड़बड़ी करें, महेंद्र जी करें या राघवेंद्र जी करें, निश्चित रूप से वो तो बात समझ आती क्योंकि हम ऑफिशियल नहीं, लेकिन ऑफिशियल की जिम्मेदारी ये है कि निष्पक्ष चुनाव हो और सारी चीजें हो। तो यदि वो उसमें पार्ट बनता, चाहे इस तरफ बने चाहे उस तरफ बने, निश्चित रूप से उससे बड़ा गुनाह नहीं है। क्योंकि जब हमारा जो है रक्षक ही भक्षक हो जाए तो किसी से क्या उम्मीद। तो आज ये हालत हो गई है, ऐसे में हम आप एक फेयर एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो बाकी खेल हो जाएंगे उसका ना आप कुछ कर सकते हो ना हम कुछ। तो इसलिए मैं बहुत किसी चीज में नहीं, लेकिन इतना जरूर है, जनता धीरे धीरे जागरूक हुई है, वो उसके लिए लड़ रही है। इससे मुझे लगता है कुछ उम्मीद जगी है कि शायद वो करे। हालांकि ये स्थिति बाकी उसमें नहीं है, ये जो चेतना आई है वो उस तबके में आई है जिसे हम सबसे पिछड़ा और निचला पाते थे। वो ज्यादा जागरूक है उन लोगों से जो हम आप लोग बैठ के सुविधाएं लेकर के और मिडिल क्लास में जो पंडित नेहरू की बनाई योजनाओं के कारण आज बैठे हैं। तो हमारी जागरूकता कम है, उनकी ज्यादा है। अब मुझे लगता है अब नेहरू जी याद कम किए जाएंगे, चुनाव खत्म है, अब बिहार चुनाव के और जब बढ़ेंगे तब हम लोग नेहरू जी का जिक्र और कुछ नए हम लोग उनके चीजों को जान पाएंगे। मैं कल प्रधानमंत्री ने नेहरू जी का जिक्र किस किताब पे किया? CIA के एजेंट ने जो किताब लिखी थी उस पे कर रहे हैं, उसकी सलाह दे रहे हैं। साहब, यदि आप ये CIA के एजेंट की किताब बता रहे हैं तो वह रिपोर्ट, आप प्रधानमंत्री इस समय बैठे हुए हैं, वह रिपोर्ट देश में सार्वजनिक कर दीजिए जो आई थी कि उस समय सन 77 में इमरजेंसी लगाने के पहले कौन कौन से लीडर्स की वह रिपोर्ट थी कि वो, और वो दुनिया की 3 एजेंसीज की रिपोर्ट कि उसमें कौन कौन से नेता CIA के एजेंट के तौर पे भारत में काम कर रहे थे। यदि दिखा दें तो मुझे लगता है खुद इनका तस्वीर सामने आ जाएगी। जी महेंद्र जी, एक पिक्चर है, मुझे लगता है सबने वो फिल्म देखी होगी जिसमें वो एक वोटर है, हर चुनाव पर आकर कहता है कि मेरी पत्नी वोट डाल गई क्या। वो जो मुझे लगता है अजय जी के साथ भी वही कुछ हुआ कि घर पहुंचे तो 3 वोट है ही नहीं, और माता जी का वोट जो कि हमारे बीच नहीं है उनका भी वोट पड़ चुका है। तो हर बार होता था कि हर बार वो हमसे पहले वोट डाल के चली जाती। 10 साल पहले उसका देहांत हुआ था। ये स्थिति चुनाव में जब तब हो रही है जब हम AI पर आ गए हैं। हम आज भी टेंशन में इसलिए रहते हैं कि हमें वोटर ID लेकर लाइन पे जाना पड़ता है और हम परेशान होते हैं कि हमारा वोट नहीं है, अगले बूथ में है, तो वो 3 वोट तो खराब हो गए ना। अगर किसी को नहीं जानकारी हो तो उसी बूथ पे रहेगा जिस वोट से वो डाल रहा है वोट। मैंने देखा बार के चुनाव होते हैं जब किसी बार एसोसिएशन के, तो वहां पर QR चलता है, COP नंबर आता है, वहां QR स्कैन करते हो, जाने देते हो, बहुत इजीली चुनाव हो जाता है और सब कुछ ठीक हो जाता है। ये नीति जब बहुत 2600-2700 वोटरों में हो रही, 6000 वोटरों में हो रही, तो उसको हम लोग भी लागू कर सकते हैं। बाकायदा QR वाली पर्ची आप मंगा दीजिए, जिसके पास QR होगा वो स्कैन करके अपना दे आए वोट। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो अब देखिए एग्जिट पोल चल रहे हैं। अभी मैं देख रहा था कहीं 60 सीटें दे दी हैं, कहीं 38 दे दी हैं, तो खुद ही में परेशान है वो सब। मूल मुद्दे गायब हो जाएंगे कुछ दिन बाद। अभी जैसे दिल्ली में जो हाल बताया गया है वो हाल वैसा ही रहने वाला है, लेकिन सबको आनंद ये कि हम वोट डाल आए और हमारे वोट का क्या होना है क्या नहीं किसी को नहीं पता। महेंद्र सिंह जी। जी बिल्कुल विशाल जी, ये बहुत सारी गड़बड़ियां जो हैं, ये जैसे अजय जी कह रहे थे, और ये सभी जगह पाई जाती हैं, दिल्ली में हो या बिहार में हो या यूपी में हो चुनाव में।
मैं तो लगातार देख रहा हूँ इस तरीके, एक ही परिवार के 5 सदस्य हैं तो 2 बूथ में हो जाना आम बात है कर दिया है। जबकि घर आ आके जो बीएलओ होता है वो घर आके बनाता है आपकी वोट बनाता है, कितनी ऐड करनी है, कितनी हटानी है, डिलीट करनी है। बावजूद इसके इस तरीके की गड़बड़ियां होती हैं। और इसके अलावा बहुत सारी, एक बिल्डिंग में बहुत सारी चीजें, ये सारी गड़बड़ियां सामान्य तौर पर सभी जगह देखी जाती हैं और अब कोई आश्चर्य भी नहीं होता है कि तमाम, और चुनाव से पहले नेता इस मुहिम में लग जाते हैं कि कितनी वोट कटवानी है, किसकी कितनी वोट जुड़वानी है। दिल्ली में तो बहुत इसके उदाहरण हुए। अरविंद केजरीवाल ने भी बहुत सारी चीजों की, अपनी नई दिल्ली सीट की बात कही कि इतनी मार्जिन पहले ही कर दी गई है वोट जुड़वाने की जितनी मार्जिन से वो जीतना चाहते हैं। तो इस तरीके की बहुत सारी जगहों पर दिल्ली में इस बार देखने को मिली है, शिकायत भी ऑफिशियली हुई है उन सारी चीजों की। दूसरा ये कि जिस तरीके से अभी एग्जिट पोल आ रहे हैं, अब रिजल्ट तो देखिए विशाल जी एक ही आएगा जिसको जितनी सीटें आनी है। तो एग्जिट पोल भी नियर बाय सबके एक जैसे आने चाहिए थे, थोड़े से मार्जिन, 3.5% की मार्जिन लेकर के, ठीक है, ऊपर नीचे लगभग एक जैसे आने चाहिए थे। लेकिन देखिए आप कितना अंतर आता है एग्जिट पोल में। अगर एग्जिट पोल करने का तरीका एक जैसा है, अगर एग्जिट पोल करने के नियम एक जैसे हैं, अगर उसकी मैथमेटिक्स एक जैसी है, उसके सारे सैंपलिंग की एक तरीके से साइंस एक जैसी है, तो ये फिर इतना अंतर कैसे आता है? तो ये इसीलिए अंतर आता है क्योंकि ये मनमानी तरीके से और कंप्यूटर पर बैठ के बनाई जाती हैं। आप देखेंगे कई दफे तो ऐसा होता है कि अभी वोट डाले जा रहे हैं और वोट डालने से पहले सीट उस सीट के सैंपल साइज के आधार पर ये तक बता देते हैं साहब अब यहाँ पर ये जीत और हार। जैसे अभी देखिए पटपड़गंज का आ गया, अभी देखिए तमाम दूसरी इलाकों का आ गया। मतलब सीट वाइज डेटा इन लोगों ने वो सब कुछ करके, प्रोसेस करके, इतनी तेज हैं ये लोग कि वो सब प्रोसेस करके बता दिया कि जी साहब मनीष सिसोदिया की सीट खतरे में, अवध ओझा की सीट खतरे में है और तमाम ये चीजें। तो ये वाकई एक करिश्मा ही है जिस तरीके से। लेकिन अगर रियल एनालिसिस किया जाए तो कुछ चीजें जो केजरीवाल साहब के लिए या बीजेपी के लिए क्या कुछ प्लस माइनस रही हैं, उनमें अगर बात की जाए तो केजरीवाल साहब की एक तो एंटी इनकम्बेंसी निश्चित तौर पे किसी भी सरकार के उसमें रहती है, तो उसकी वजह से उनका नुकसान हो रहा है, ये पहले भी कहा जा रहा था। और इसके अलावा अगर कांग्रेस एक तरीके से अगर अलायंस में होती तो आम आदमी पार्टी को फायदा होता उसका। कांग्रेस अलायंस में नहीं रही तो बहुत सारे वोट कांग्रेस ने काट दिए और जिसकी वजह से आप देखेंगे कई सीटों पर परिणाम बहुत अलग आएंगे। और आपने एक और देखा हो, जो टर्नआउट हुआ है उसमें आप देखेंगे जो गरीब इलाका है वहां पर टर्नआउट ज्यादा रहा है, और जो अमीर इलाका है, जो संभ्रांत है, अपर मिडिल क्लास का है, वहां पर वोटिंग परसेंटेज बहुत कम रही है। अब आप सहज एग्जिट पोल देखिए और सहज इसका एक आकलन करिए कि वोट डालने में लाइन में लग के गरीब आदमी जाता है, और गरीब आदमी खास तौर पर दिल्ली में किसका वोटर है, ये एक गौर करने वाली बात है। और मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, संभ्रांत किसका परंपरागत वोटर है। तो आप इन एग्जिट पोल की सच्चाई को थोड़ा सा देख पाएंगे कि किस तरीके से ये बनाए हुए एग्जिट पोल हैं। आप देखिए सीलमपुर में सबसे ज्यादा वोट पड़े, तो क्यों सीलमपुर में सबसे ज्यादा वोट पड़े जबकि करोल बाग में नहीं पड़ रहे हैं, या साउथ दिल्ली में तमाम इलाकों में है वहां नहीं पड़ रहे हैं। तो ये भी एक सच्चाई है जिसको एग्जिट पोल के जरिए एक दबाने की कोशिश होगी कि देखिए साहब रिजल्ट एग्जिट पोल में भी इसी तरीके से आ रहे थे और एक्चुअल रिजल्ट भी इसी तरीके से आए। वो जस्टिफाई करने के लिए आजकल चल गई हैं चीजें कि सत्ता पक्ष के प्रति जितना आप अपना लगाव दिखा दो, मतलब ये मीडिया के अंदर ये इस तरीके की चीजें आ गई हैं। इवन उन एजेंसियों के आप एग्जिट पोल दिखा रहे हो जिनका कोई एक तरीके से कहा जाता है कि कोई पृष्ठभूमि नहीं रही है, कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, और आप एक टीवी में कुछ भी वो आपको प्रोपोगेट कर देते हैं और आप दिखा देते हैं। तो ये जो एक कहते हैं ना चौथे खंभे का एक दायित्व था, वो दायित्व भी नहीं निभा रहे हैं कि आप किसी भी, कोई भी आके कह दे कि साहब ये एग्जिट पोल हमने किया और ये आ रहे हैं रिजल्ट, तो आप कैसे दिखा सकते हो। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि एक सिस्टमेटिक तरीके से जो खराबियां आ गई हैं
वो चाहे जैसा कि अभी बता रहे थे कि किस तरीके से स्टेट करप्ट होता जा रहा है, यानी कि प्रशासन लग गया है वो सारी चीजों में करने में। 98 का दिल्ली का चुनाव देखा था, यहाँ पर बूथ कैप्चरिंग 98 में भी मैंने देखी थी। 98 में भी सरोजिनी नगर में बूथ कैप्चरिंग हुई थी, ठीक है। लेकिन वही है कि वो आम कार्यकर्ता करता था, लेकिन अब अगर सिस्टम में लगा है तो ये सोचने वाली बात हो गई है कि फिर डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी के अंदर ये जो चुनाव हो रहे हैं इनकी निष्पक्षता कितनी रह जाएगी, और चुनाव आयोग जो जिस पे भरोसा करना चाहिए संवैधानिक संस्था है वो अपना भरोसा कितने निचले स्तर तक तोड़ेगा, और फिर आगे किस तरीके की भूमिकाएं या किस तरीके का ट्रस्ट बनेगा। वो उसी तरीके से समझिए जैसे कि अरविंद केजरीवाल साहब जब आए थे तो उन्होंने लोकपाल लोकपाल जन लोकपाल की बात कर रहे थे, करप्शन फ्री बनाने की बात कर रहे हैं, और तो तमाम चीजें, वो अब जन लोकपाल पता नहीं कहाँ है। तो ट्रस्ट उन्होंने भी खोया, ट्रस्ट डेफिसिट चुनाव आयोग की तरफ से भी हुआ, यानी कि पूरा पॉलिटिकल सिस्टम करप्ट होता जा रहा है और लगातार करप्ट होता जा रहा है, नीचे की तरफ गिरता जा रहा है। संवैधानिक संस्थाएं, चौथा खंभा, वो भी करप्ट होता जा रहा है और नीचे की तरफ गिरता जा रहा है। तो ये पूरा सिस्टमैटिक तरीके से सिस्टमिक फेल है ये, और ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, दुख की बात है विशाल जी। बिल्कुल, ये दुख के बाद इसलिए भी रहेगी ना क्योंकि जनता तो वहीं की वहीं खड़ी है। जनता कहाँ आगे बढ़ पा रही है? जनता तो आज भी नाली के लिए लड़ रही है, पढ़ाई के लिए लड़ रही है, और वोट ही चिप दे रही है कि चलिए भाई मैं सड़क कम से कम बन जाए। हर जगह यही है। लेकिन जो क्रीमी लेयर है पॉलिटिक्स की, उसमें कहीं ना कहीं जनता को बस ये दिख रहा है कि हाँ भाई ये आ जाएंगे तो यहाँ संगमरमर की जो रोड है वो बन जाएगी। राघवेंद्र जी, मिल्कीपुर हो या दिल्ली, लोगों को सपने यही दिखाए गए कि अगर हम आएंगे तभी आपका भला है। जी जी, नहीं विशाल जी, ये तो निश्चित तौर पर है कि जो सारे आपने देखे अच्छे पैनल विशेषज्ञों ने बताया, 13,766 बूथ है पूरे दिल्ली में और 1,56,00,000 मतदाता हैं। और निश्चित तौर पर अलग अलग क्षेत्रों में अगर जाएंगे, जैसे अभी हमारे भाई महेंद्र सिंह जी ने बताया, जहां मुस्लिम बहुलता है, कोटा में भी बहुत बड़ी मुस्लिम बहुलता है। मैं दिल्ली में गया था तो इवन वहां पर भी बता रहे थे भाई मुख्यमंत्री जी तो चुनाव लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ जो दो मुख्यमंत्री के पुत्र लड़ रहे हैं, दो मुख्यमंत्री के पुत्र जो लड़ रहे हैं, तो ये तमाम जो मुद्दे हैं, और वहां पर जो वोट ऑफ पैटर्न बढ़ना चाहिए था, एंटी कमेंसी वाली बात जो बार बार सारे लोग उठा ही रहे हैं पैनल में। लेकिन ये भी बात सच है कि आज लोकतंत्र में जिस तरीके से जो सबसे बड़ी भूमिका होती है बीएलओ, जो भी पैनल की चर्चा में नहीं आई है, और मैंने ये देखा है आपके मिल्कीपुर में भी कि बहुत सारी जगह पर बस्ते नहीं लगे समाजवादी पार्टी की, पर्ची बनाने के लिए व्यवस्थाएं नहीं थी, और जो मतदाता आ रहे थे उनके पास पर्ची थी नहीं कि साहब बीएलओ ने पहुंचाई नहीं। कई जगह लोगों ने फोन करके पूछा साहब कैसे वोट डालें जा करके। तो ये कोई शिकायत अभी की नहीं है, ये शिकायतें लगातार आ रही हैं कि तमाम ऐसे बहुल क्षेत्र होते हैं जिनमें बीएलओ पर्ची नहीं बांटता और लोग मतदान करने से वंचित रह जाते हैं। और जो बात अभी हमारे अजय कुमार शुक्ला जी ने कहा, मैं स्वयं जो है राजकीय इंटर कॉलेज में यहाँ गया था तो मेरी पत्नी का वहां पर वोट था, हमारा पता नहीं कैसे मेरा ही वोट काट दिया गया था, और ये के न्यूज पे खबर भी आई थी, क्योंकि मैंने वहां चैलेंज वोट डाला था। चैलेंज वोट को लेकर के प्रशासन हिल गया कि भाई वरिष्ठ पत्रकार हैं और ये मानेंगे नहीं। आपको तो मालूम था कि भाई आप चैलेंज वोट डाल सकते हैं, पत्नी का वोट है और आप इसका काट दिया। और ये वो नहीं है, नगर निगम के चुनाव हो और भी कई चुनाव हो, कई जगह आप देखेंगे कि बहुत सारी जगह पे बूथ में और जो बूथ के साथ साथ सूचियों में, क्योंकि आम जो मतदाता वोट डालने जाता है वो समझता है कि जो सूचियां हमारी पुरानी बनी है हमको वोट डालने से कौन वंचित कर देगा। लेकिन जब मतदान केंद्र पर जाता है और उसका नाम नहीं मिलता है तो सूची इतना कोई दिखाता भी नहीं है, चाहे सत्तारूढ़ पार्टी का हो चाहे विपक्ष का हो। वहां पर जो पोलिंग एजेंट होते हैं वो कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रेरित बहुत सारे लोग हो जाते हैं। कभी कभी तो बहुत सारे पोलिंग एजेंट मजबूरी में डर की वजह से, वो भले ही विपक्ष के हों, लेकिन वो कह देते हैं कि नहीं साहब यहाँ पर आपका वोट नहीं है। तो ये तमाम जो भूमिकाएं बीएलओ की भी बहुत बड़ी भूमिका इस चुनाव में रहती है। लेकिन ये निश्चित तौर पर है कि दिल्ली का भी चुनाव बहुत अहम है कि क्या तीसरी बार सत्ता में केजरीवाल सरकार की वापसी होगी। उससे सटा हुआ पंजाब और तमाम जगह
की जो स्थितियां आप देख रहे हैं। और इसके साथ साथ पहली बार ये देखा गया कि बड़े स्तर पर जो विज्ञापन चले, विज्ञापनों का भी एक दौर लगा, लोग आम मतदाताओं तक जाते नहीं। पहली बार लोग निकल रहे हैं, आम लोगों तक जा रहे हैं। और मिल्कीपुर में तो आप समझ लो, जिन लोगों की जनता दर्शन नहीं कर पाती थी, उन मंत्रियों के, विधायकों के, नेताओं के दर्शन करने को लोग गांव गांव जा रहे हैं। तो कम से कम जनता ये तो कह रही है कि हम लोग साथ बहुत बड़े ये मतदाता और भाग्य विधाता। अब भाग्य की कुंजी तो अभी जो मत पेटियों में बंद हो चुकी है, इसका भाग्य का पेटी खुलेगा। लेकिन जो तमाम रुझान अभी जो दिखाए जा रहे हैं, तो वही चीजें हैं कि जो घटनाएं आपने अभी अजय शुक्ला जी ने कही, मनीष शर्मा जी ने कही, तमाम घटनाओं का जो उन्होंने जिक्र किया, मैं समझता हूं कि जो मीडिया का बहुत बड़ा एक स्रोत होता है लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का, तो उसमें जो अपना तंत्र बदलता रहता है। महेंद्र भाई देखिए किस उसमें लग रहे हैं, आज जो है एकदम सीनियर सिटीजन के रूप में नजर आ रहे हैं। तो ये तंत्र है, और तंत्र में तमाम जो नए नए प्रयोग हैं, ये प्रयोग चलते रहते हैं। मैं समझता हूं उन प्रयोगों में आम जनता जो इन फार्मूलों में बहुत ज्यादा पिछड़ गई। आप देखेंगे विशाल जी, मैं ज्यादातर जगह पर गया, आम जो जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, वो किसी भी अगले समाज से वोट नहीं मांगती। वो जोड़ देती है ये समाज का वोट है, ये तो भाजपा का कोर वोट बैंक। और यही जो कोर वोट बैंक है, पहले भी आपने देखा हो कि रिपोर्ट जब निकली थी उत्तर प्रदेश लोकसभा में, तो यहाँ के उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने यह माना था कि राजपूताना समाज की नाराजगी और किसानों की नाराजगी एक बहुत बड़ा मुद्दा था, और इसके चलते वोट ऑफ परसेंटेज घटा। और अब जो स्थितियां बन रही हैं, मिल्कीपुर का चुनाव हो और वहां पर भी हो, तो अब जो जाति गणित के आधार पर अपना अपना गणित लगाए हैं। लेकिन एक्स पोस्ट पर जिस तरीके से अखिलेश जी ने बार बार, अब मुझे लगता है सबका अपना अपना एक नजरिया है, सबकी अपनी बात है, लेकिन मुझे फिर वही मैं डाउट में अभी भी हूं। मैं ये सब हो रहा है, बिल्कुल चुनाव बिल्कुल आयोग इस पर खामोश है, बिल्कुल, और कोई प्रतिक्रिया चुनाव आयोग की तरफ से नहीं आई। राजू जी आता हूं आपके पास। तो जैसे ये मैं मनीष जी का समय की कमी, तो मैं मनीष जी को चर्चा में शामिल कर लेता हूं फिर से। मनीष जी, विज्ञापन को लेकर बात कही गई, मुझे लगता है इस बार अगर दिल्ली का चुनाव किसी ने देखा, तो दिल्ली के चुनाव में एआई को इंट्रोड्यूस किया गया, और बाकायदा क्या फेस मॉर्फिंग करके वो हर चीज करा दी गई इन तीनों दलों ने, जो अब तक चुनाव में इमेजिनेशन ही नहीं था कि भाई ऐसा भी हो सकता है। और एक फिर नया रास्ता खुल गया। पहले क्या था कि आधा दिल्ली चुनाव एक बार हम लोग के लिए नज़ीर बना कि उन्होंने कहा कि भाई आधा बिल लेंगे, इतने यूनिट तक बिजली माफ़ करेंगे, महिलाओं को फ्री किराया देंगे। इस बार क्या हुआ, दिल्ली चुनाव में हम लोग सीखे एआई का वर्क चुनाव में कैसे लाएं। हम लोग मॉर्फ वीडियोस देख रहे थे लगातार कि ये कह रहे हैं। तो इस बार दिल्ली का चुनाव भी थोड़ा अलग था। नहीं, मैं तो देखिए, मैं इसलिए कह रहा था इस बात को कि ये चुनाव अब जो है आमतौर पे 2024 के बाद, बीजेपी के लगातार सत्ता में रहने के बाद, बीजेपी ने अपने कोर वैचारिक मुद्दों को हमेशा सामने लाया, और उस पर आमतौर पे विपक्ष मध्यवर्गीय मार्ग लेकर के उसके बचने की कोशिश करती लंबे समय तक। लेकिन आते आते चुनाव धीरे धीरे वैचारिक रास्ता अख्तियार कर लिया है। 2024 में जैसे आपने देखा होगा, संविधान सवाल बना, सेकुलरिज्म सवाल बना, सामाजिक न्याय सवाल बना। तो बीजेपी ने एक अच्छा काम यह किया कि विपक्ष को भी वैचारिक रास्ते पर लाने के लिए उसने विपक्ष को वैचारिक रास्ते पे आना पड़ा। इसलिए आप देखेंगे कि लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने भी सामाजिक न्याय का सवाल लिया और सेकुलरिज्म का सवाल लिया, और हिंदुत्व के खिलाफ जो है उन्होंने ये बात की। तो अब जहां भी चुनाव हो रहा है उसका एक वैचारिक वोटर भी है। अब केवल आप कुछ योजनाएं दे दें, कुछ आर्थिक मदद कर दें, कुछ उनको कुछ खास मदद कर दें, सहायता कर दें, सिर्फ इतनी बात नहीं। तो इस बार दिल्ली में भी आपने देखा होगा, दिल्ली में भी देखिएगा कि इस बार ये एक वैचारिक बात भी है, उसका एक बड़ा चंक है। जैसे सामाजिक न्याय के सवाल पे आप देखेंगे कि मैंने देखा पिछले दौर में अरविंद केजरीवाल के एक मंत्री थे, राजेंद्र गौतम जी, राजेंद्र गौतम या क्या नाम था उनका, बाबा साहब की प्रतिज्ञाएं पढ़ने के चलते उनको मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। वो आज अभी कांग्रेस में है। उसके बाद एक और अनुसूचित जाति के ही मंत्री बनाए गए उनकी जगह पे, वो भी मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं और वो बीजेपी में शामिल हो गए। तो मैं ये देखा दिल्ली दंगे जो हो रहे थे जिस समय दिल्ली में, उस समय अरविंद केजरीवाल जी की जो भूमिका थी वो बहुत ही नकारात्मक थी, उसको लेकर के गुस्सा है। और 2024 के बाद ये जो वैचारिक पूरा एक माहौल बना है,
उससे भी देखिएगा कि वहां दिल्ली में उनके लिए नुकसानदायक। इस बार मैं ये देख रहा हूं कि जगह जगह जैसे वो सिंबोलिज्म क्या करते हैं, अंबेडकर साहब की नीचे पीछे उसमें तस्वीर लगा देते हैं, या चुनाव का प्रचार वाल्मीकि बस्तियों से झाड़ू लगा करके शुरू करते हैं। तो सिंबोलिज्म का जमाना गया ही। अब आपको वास्तव में उस खास प्रश्न पे आपको कुछ करना पड़ेगा, आपको उस पर स्टैंड लेना पड़ेगा। आप सामाजिक न्याय के प्रश्न पे कहाँ हैं, आप सेकुलरिज्म के प्रश्न पे कहाँ हैं, या अगर आप इसके पक्ष में नहीं है तो आप हिंदुत्व के पक्ष में कहाँ खड़े हैं। ये चुनाव केवल अब आर्थिक राजनीति और कुछ फ्री बीज की राजनीति नहीं रह गई है, वैचारिक रास्ते पे चुनाव बढ़ गई है। इसीलिए आप देखेंगे मिल्कीपुर में अगर बीजेपी अगर थोड़ी खतरे में है मान लीजिए, तो उसकी वजह है कि सपा इस दौर में पीडीए लेकर के आई। पीडीए एक वैचारिक बात लेके आई है, और वो जो है सामाजिक न्याय को लेकर, संविधान को लेकर के, सेकुलरिज्म को लेकर के मजबूती से जवाब दे रही है। तो मिल्कीपुर हो चाहे दिल्ली हो, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल इसलिए खतरे में है कि वो हिंदुत्व का जवाब हिंदुत्व से देना चाहते थे। जो मैं बार बार उसको मैं कहता रहता हूं कि हिंदुत्व का जवाब हिंदुत्व से देना चाहते थे, तो उसमें वो 2 नंबर के ही बन सकते थे। एक नंबर तो बीजेपी है ना भाई। हाँ, बीजेपी तो हिंदुत्व का कहती है जवाब मेरी तो पिच आपको पे आ सेकुलरिज्म जाओ, बीजेपी का तो साफ है कि आप मेरी पिच पे आके खेलो। तो आप बीजेपी से उसी के पिच पे तो बैटिंग करके नहीं ना आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। उसने उनको संकट में ला दिया। ये पिछले दौर में चल जाता था कि आप जो है वैचारिक मसलों को छोड़ दें, मुद्दा आधारित राजनीति करें, करप्शन की बात करें, जन लोकपाल की बात करें, उससे बात चल जाती थी। अब ये बात इससे नहीं चलने वाली। तो जहां भी आप देखेंगे बीजेपी के लिए वही संकट बन पाएगा, या किसी भी कोई भी सत्ता के आसपास वही पहुंच पाएगा, या टकराव या जवाब दे पाएगा, जो आमतौर पे वैचारिक मोर्चे पे पक्ष या विपक्ष में बनना चाहे, उस दिशा लेना चाहे, वही उसका मुकाबला कर सकता है। तो दिल्ली के चुनाव में विचार का पक्ष भी बहुत प्रभावी बात है, और मिल्कीपुर के चुनाव में भी विचार का पक्ष बहुत प्रभावी महत्वपूर्ण बात है। बिल्कुल, मैं फाइनल कमेंट लूंगा अजय शुक्ला जी से। सर, आप कैसे, आपका फाइनल कमेंट? देखिए, मैं समझता हूं कि चुनाव के नतीजे जो भी हों, अच्छे की उम्मीद करता हूं। जनता ने सोच समझ के वोट दिया होगा, यह भी उम्मीद करता हूं। बहरहाल, व्यवस्थाओं को लेके मेरी तकलीफ जरूर है, और मेरा यह मानना है कि जिस तरीके से चुनाव आयोग, जो हमारे इस समय मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उनका आखिरी चुनाव, लेकिन उन्होंने चुनाव आयोग की जो सम्मान था उसे जितना धूल धूसरित किया है, यह हमारे लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय है। वह संवैधानिक संस्था जो हमारे आपके सबसे कीमती, जो हमारे भाग्य को तय करता है, वो वोट को उसने चोरी करने का काम किया है। यह दुखद है, और इससे आने वाले समय में बड़े खतरे के लिए हम इंगित हो रहे हैं। ये चुनाव आएंगे जाएंगे, कोई हारेगा कोई जीतेगा, अलग विषय है, लेकिन हमें चिंता करनी चाहिए कि आने वाली भविष्य कि हम पीढ़ियों को क्या दे करके जा रहे हैं, और किस स्थिति में हम छोड़ के जा रहे हैं, उसका नतीजा क्या होगा। अंततः हमारे लिए ये चिंता का विषय है जी। और चिंता का विषय तो मुझे लगता है इसलिए भी है कि जो एक बार ट्रेंड आ गया, उस ट्रेंड को फिर बदला नहीं जा सकता। हमने कई चुनाव मैं भी देख चुका हूँ, मैं हर बार देखता हूँ एक नई चीज़ आती है और उसको ट्रेंड के हिसाब से स्थापित किया जाता है, और लगातार वही चीज़ें चली रहती हैं। महेंद्र सिंह जी, अगर हम बात करें, फाइनल कमेंट लूँगा आपका, हम देखते हैं ना कि भाई इस चुनाव में फला ने हीरोइन बुला दी, तो अगले चुनाव में तो उसका जो कंपटीटर होगा वो भी हीरोइन बुलाएगा। अगर उन्होंने आपकी वेज बिरयानी बंटवा दी तो वो कहेगा कि वेज बिरयानी पनीर डाल के बांट दो। ये ट्रेंड सेट हो जाता है ना, कि ट्रेंड सेटर, और बीजेपी इन सब मामलों में ट्रेंड सेटर है। वो क्या करती, कहती आओ तुम मेरी पिच पे खेलो। अगर वो और कहीं से नहीं जीतेगी तो लोगों सामने वालों को ये कहेगी आप मेरी पिच पर आके खेलिए, और फिर हम आपको बताते हैं कैसे खेलना है। मुझे लगता है दिल्ली में और मिल्कीपुर में दोनों जगह यही हुआ है। दोनों लोग को बुलाया गया है, क्योंकि मैं अवधेश प्रसाद को देख रहा था, इससे पहले 8-9 चुनाव वो जीते, लेकिन कभी उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ते हुए वीडियो नहीं डाला। इस बार वो डाल रहे थे, जय सीताराम कर रहे थे। विशाल जी, मैं बताऊं कि इससे थोड़ा केजरीवाल साहब थोड़ा अलग है। वो अलग इसलिए है कि केजरीवाल अपनी पिच पे बुलाते हैं लोगों को, और इस बार भी बीजेपी को कम से कम 1 हफ्ते तो छकाया। यमुना के पानी को लेकर के खूब छकाया। बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। बीजेपी को जो बचाव हुआ बीजेपी का, वो बजट ने बहुत हद तक बचाव किया। तमाम रेमणियां जो हैं वो आई,
दरअसल जब इकोनॉमी खराब होती है तो रेवड़ियां फ्रीबीज जिसको कहते हैं वो बांटनी ही पड़ेंगी, क्योंकि गरीबी है, इकोनॉमी बहुत नीचे की तरफ जा रही है, रोजगार है नहीं, व्यवसाय है नहीं, नौकरी है नहीं, तो आपको कुछ रियायतें देनी पड़ेंगी, डायरेक्ट बेनिफिट देना पड़ेगा, और वही सारी पार्टियां कर रही हैं। ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है इन सभी पार्टियों का कि हमें सत्ता में रहना है, इकोनॉमी संभल नहीं रही, हमारे पास कोई विजन है नहीं, तो हमें जनता के वोट खरीदने हैं, उनको किसी तरीके से शांत रखना है, इकोनॉमी का पैसा इधर से उधर लगाना है, इकोनॉमी चाहे कहीं भी जाए, गड्ढे में जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये सारी पार्टियां एक ही पिच पे हैं। हाँ, दिल्ली में केजरीवाल से डरती पार्टियां इसीलिए हैं, कांग्रेस भी और बीजेपी भी, कि वो एक कदम थोड़ा सा आगे, मतलब उस उन्हीं की पिच पे, जैसे कहते हैं ना, थोड़ा जबरा हो जाए कि बैट लेके मैं जाऊंगा, तो यहां बीजेपी नहीं पार पाती। बाकी सब जगह तो सारे नेता फॉलो करते हैं, लेकिन केजरीवाल ने यहां पर कम से कम एक हफ्ते में, बताऊंगा, इस पूरे प्रचार में बीजेपी को अपने पीछे लगा के रखा। अगर ये बजट नहीं होता इस दौरान तो शायद बीजेपी को बड़ा मुश्किल हो जाता। बीजेपी ने एक तरीके से यहाँ पर ओवर बैटिंग कर दी, ओवर फील्डिंग कर दी, यहाँ पूरे देश की सारे नेताओं को यहाँ डाल दिया। लोग पक गए थे कि भाई एक आता था, दरवाजा खटखटाता था, दूसरा आ जाता था, तो बहुत ज्यादा यहाँ पर पका दिया, जैसे इस तरीके से कहते हैं। तो इतना प्रचार प्रसार, इतना नेताओं को इतना सारी ताकत झोंकी, तो अब देखिए रिजल्ट क्या आता है, पता नहीं। रिजल्ट जो भी आएगा, डेमोक्रेसी है, सबको स्वीकार करना ही होगा, लेकिन दिलचस्प रहा ये चुनाव, मैं मानता हूँ। और तगड़ा एक कहते हैं कि ये चुनाव रहा, जिसमें कि मैं अभी भी मानता हूँ कि ये त्रिशंकु रहेगा। मुश्किल है किसी एक पार्टी को सत्ता में अपने दम पे बना ले सरकार। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जोड़ने के लिए, चर्चा को खास बनाने के लिए। बिल्कुल, अजय जी कुछ कहना चाहते हैं, अजय जी कुछ कहना चाह रहे थे, अजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं। ये कि जी, इसीलिए कहा जा रहा है कि इंडियन स्टेट से लड़ना होगा, क्योंकि चुनाव आयोग तारीखें ही उस ढंग से तय करता है कि जो सत्तारूढ़ दल है यानी बीजेपी है, वो कैसे अपने चुनाव के प्रचार के लिए और योजनाएं और दूसरे काम कर ले। जैसे आपने हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव को देखा था, जैसे आप देख रहे हैं, जैसे तमाम चुनावों में तारीखें बदली गई, हरियाणा में भी बदली गई, ये सब उसी का ही विषय। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो हम बात कर रहे थे वोटर का फैसला तय किसकी विजय। अब देखना होगा जब 8 तारीख को परिणाम आएंगे तो किसका काम बनेगा। मिल्कीपुर में क्या कमल जीत सकेगा या दिल्ली में अरविंद केजरीवाल चौका लगाएंगे। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।